नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं हमारा ये खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। आज सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बरी होने की, फिर माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका खारिज होने की, उसके बाद गाजियाबाद में छोटी सी बात पर बड़े विवाद की, और फिर चलेंगे मध्य प्रदेश जहां सीएम शिवराज के पास सिर्फ 93 दिन बचे हैं अपने वादा पूरा करने के लिए, और आखिर में मंदसौर का मिर्ची कांड। तो शुरुआत करते हैं आज का 5 शहर 5 खबर। लखीमपुर खीरी के चर्चित प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में फैसला आ गया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत 4 आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें उन्हें बरी किया गया था। अजय मिश्रा के साथ साथ अदालत ने इस मामले में आरोपी सुभाष मामा, राशि भूषण, पिंकी और राकेश डालू को भी बरी कर दिया है। 2004 में यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पहुंचा है। तब से अब तक लखनऊ बेंच ने हत्याकांड में 3 बार फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन फैसला नहीं आ पाया। जस्टिस AR मसूदी और OP शुक्ला की बेंच ने केस पर फैसला दिया है। दरअसल साल 2000 में जिला पंचायत चुनाव के दौरान तिकुनिया में बीच बाजार लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोटरसाइकिल पर सवार 4 हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद फरार हो गए थे। तो मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत मिली है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बरी करार है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला सुनाया है। तो आपको बता दें, ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बरी हो गए हैं टेनी, और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला सुनाया है। और इस खबर पर हमारे साथ राम दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, माफ कीजिए, हमारे साथ राम जी लाइव जुड़ चुके हैं। राम जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत मिली है, प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बरी करार है, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है, क्या कुछ अहम जानकारी और निकल कर आ रही है? राम जी। बिल्कुल आपको बता दें सुनील, जिस तरीके से सन 2000 में तिकोनिया में जो तिकोनिया की जो रोड है, जो उसमें एक हत्याकांड हुआ था, जो प्रभात गुप्ता हत्याकांड हुआ था, ये यूनिवर्सिटी के एक नेता थे, जो नेता के रूप में वहां से एक जिला पंचायत का चुनाव भी जीते थे, जो प्रभात गुप्ता है। प्रभात गुप्ता की हत्या का जो मुख्य आरोपी है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी सहित 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। वहीं जिस तरीके से जो सुनवाई हुई थी, जिला अदालत में सुनवाई हुई थी, लखीमपुर खीरी की जिला अदालत में अजय मिश्रा टेनी सहित 4 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया था। वही इस जो बरी का जो चैलेंज था, जो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रभात गुप्ता के जो भाई हैं उन्होंने चैलेंज किया था, चैलेंज में एक सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान जो एक ऐतिहासिक फैसला निकल के आया है कि जो अजय मिश्रा टेनी है, इनको साक्ष्य सबूत के आधार पर बाइज्जत बरी किया गया है। एक बड़ी खबर सुनील। बिल्कुल, बाइज्जत बरी किया गया है। अजय मिश्रा टेनी का इस पर क्या कहना है फैसले पर? वो किस प्रकार से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं? बिल्कुल, जो इनके अजय मिश्रा टेनी से तो बात नहीं हुई, लेकिन इनके जो समर्थक हैं, जो इनके जो खास लोग हैं, उनसे बात हुई है। उनका ये भी कहना है कि इस तरीके सच्चाई की जीत हुई है, हम लोग सही, जिस तरीके अदालत ने सही फैसला दिया है, अदालत में कोई सवालिया निशान नहीं उठा सकता है। और वहीं आपको बता दें, प्रभात गुप्ता के जो भाई हैं राजीव गुप्ता, जिस केस की जो पैरवी यहाँ से लेके हाईकोर्ट तक कर रहे थे, उनका भी एक बयान आया है। उस बयान में उन्होंने साफ कहा है कि इस जो प्रभात गुप्ता का जो फैसला आया जिस तरीके से, इसमें हम चैलेंज करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुनील। बिल्कुल, मैं आपसे राम जी ये भी जानना चाहता हूं, ये फैसला आने के बाद आवाम किस प्रकार से इस फैसले को देख रही है? जी बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से क्लाइमेक्स केस था और जो मुख्य आरोपी हैं भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो एक बड़ी खबर थी कि एक मंत्री के रूप में जब जिस तरीके से केस फाइल हुआ था और जिस तरीके से डिसीजन आना था, तो कहीं ना कहीं सुबगाहट लगी हुई थी। हर एक आदमी के मन में चाहत थी कि जानने की कोशिश की जा रही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इनके खिलाफ एक सजा पड़ जाए या इनके खिलाफ कोई गवाही सही पड़ जाए कि इन पे आरोप सिद्ध हो जाए। लेकिन जिस तरीके से अदालत ने साक्ष्य सबूत और सारी चीजें आकलन किया और निचली अदालत का भी जो फैसले थे उसको देखते हुए जो एक फैसला आया है, तो फैसले में जो इनको बाइज्जत बरी किया गया है, तो इनके खेमे में खुशी की लहर है। सुनील। राम जी, इस पर क्या कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है? किसी पार्टी ने कोई कटाक्ष किया इस पूरे मामले पर?
बिल्कुल, जो अन्य लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई है, उनसे भी संपर्क सूत्र साधा जा रहा है। अभी कोई ऐसे बयान नहीं आए हैं, लेकिन जो प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता हैं, उनका बयान आ गया है। उनका ये कहना है कि इस जो फैसला आया है, उस फैसले को लेके हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट की शीर्ष अदालत में जो बैठे जज हैं, उनके सामने हम उसको जन सुनवाई की दोबारा रिपीट करेंगे। सुनील। बिल्कुल, उनके भाई का ये कहना है कि इस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। आपको बता दें, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है और बताया जा रहा है कि मंत्री अजय मिश्रा टोनी को बड़ी राहत मिली है। अजय मिश्रा टोनी काफी खुश नजर आ रहे हैं। राम जी, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहता हूं। जिस प्रकार से देखा गया था कि अजय मिश्रा टोनी पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और ये बात निकल कर आई थी कि आपने कहा कि पहले लखीमपुर में मामले की सुनवाई, उसके बाद ये हाई कोर्ट लखनऊ वहां पर पहुंची, तो इस दौरान ये देखा गया कि जगह चाहे लखीमपुर से और हाई कोर्ट लखनऊ तक जाने के बीच में जिस प्रकार से देखा जाए, क्या क्या उनको इंतजार करना पड़ा, किस प्रकार की अड़चनें आई और क्या क्या बीच में विरोध उत्पन्न हुआ? बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से एक लंबी लड़ाई थी जो लखीमपुर जिला अदालत से लेके और सुप्रीम को हाई कोर्ट तक, जो जिस तरीके से समाप्त करिएगा हाई कोर्ट तक, एक बड़ी लड़ाई के रूप में देखा गया। और जिस तरीके से प्रभात गुप्ता जो हत्याकांड हुआ था, पूरे प्रदेश में, देश में इस हत्याकांड को लेके एक बड़ी एक हलचल मची थी। उस समय समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के नेता थे जो प्रभात गुप्ता थे, जो उनके भाई हैं राजीव गुप्ता है, इनकी भी एक बहुत बड़ी लंबी पैरवी हुई। अदालत की सुनवाई के दौरान काफी समय लगा, काफी साक्ष्य गवाह जो है, इस तरीके से समय लगा। राजीव गुप्ता जी की भी कहना था कि अदालत पे इन्होंने एक सवालिया निशान लगाया था कि तारीख पर तारीख दी जा रही है। तो जिस तरीके से जो ये फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं एक लंबी प्रक्रिया देखी गई है और जिस तरीके से एक फैसला जो आया है, ऐतिहासिक फैसला आया है। सुनील, शुक्रिया राम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए आपका। गाजीपुर से पूर्व सांसद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की मुश्किलें थम नहीं रही हैं। रात के लिए उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी अब निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी की मुकदमा रद्द करने की मांग पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल उमर अंसारी पिछले कुछ समय से फरार चल रहे हैं। उमर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमीन हथियाने से जुड़े मामले में केस रद्द करने की मांग करते हुए याचिका लगाई थी। फिलहाल अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी उमर को राहत नहीं मिली थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उमर अंसारी के शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की थी। अदालत ने गुरुवार को आदेश पारित किया था। इस मामले में अगस्त 2020 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता प्रियम पाठक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, जिस प्रकार से देखा जाए उमर अंसारी को राहत नहीं मिली, याचिका पर ये फैसला आ जाया है, मुकदमा रद्द करने की याचिका डाली गई थी, जमीन हथियाने से जुड़ा ये मामला है, क्या कुछ अहम जानकारियां और निकल कर आ रही हैं? प्रियम। बिल्कुल सुनील, देखिए जो पूरा ये मामला है वो लखनऊ के जियामऊ इलाके जो संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसे मुख्तार अंसारी और उसके दो बेटों ने कथित तौर पर इसको धोखे से हासिल किया था। और बताया जा रहा है, जो जानकारी के मुताबिक ये जमीन जो थी वो एक मोहम्मद वसीम नाम के शख्स की थी, जो भारत पाकिस्तान चला गया था। और ये संपत्ति जो थी राज्य सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें शत्रु संपत्ति के तौर पर दर्ज हो गई थी। अदालत ने पाया कि इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद भी ये जो शत्रु संपत्ति थी उसको मुख्तार अंसारी और उनके बेटों ने अपने प्रभाव से अपने लिए जो है इसका इस्तेमाल किया, संपत्ति को अपने नाम दर्ज कराया और इसी को लेकर ये धोखाधड़ी का पूरा मामला था, जिसको लेकर ये लखनऊ के हजरतगंज थाने में जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। इसको लेकर राहत के लिए हाई कोर्ट गया था मुख्तार अंसारी का जो बेटा है उमर अंसारी वो, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली थी। उसके बाद अब इस याचिका को लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से भी उमर अंसारी को जो राहत है वो नहीं मिली है। गाजीपुर से पूर्व सांसद हैं मुख्तार अंसारी, पूर्व सांसद मुख्तार अंसारी और उसके बेटे उमर अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो राहत देने से इनकार कर दिया है। प्रियम, अब इस पर उमर के वकील का क्या कहना है? क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आई हो? किस प्रकार की मुश्किलें उमर के लिए और बढ़ सकती हैं अब? देखिए, जो मुकदमा रद्द करने की जो मांग थी उस पर सुनवाई करने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। उनके वकील का कहना है कि वो आने जो पहलू हैं उसको देखेंगे और आगे जो विधिक कार्रवाई हो सकती है उसको उसके अनुसार जो है वो आगे के कार्य करते हुए नजर आएंगे।
प्रियम, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जमीन हथियाने से जुड़ा ये मामला था, कहाँ कहाँ की इस जमीन को हथियाया था और ये मुकदमा रद्द करने की याचिका डाली थी, तो जमीन कहाँ कहाँ पर हथियाई थी, कुछ अहम जानकारी आपके पास है? ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये लखनऊ का हजरतगंज क्षेत्र पड़ता है, जहां पर हजरतगंज में जियामऊ बोला जाता है। वहां पर ये संपत्ति का मामला था जो सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक शत्रु संपत्ति थी। उसको अपने प्रभाव के दम पर, अपने बाहुबल के दम पर मुख्तार अंसारी और उसके दोनों बेटों ने अपने नाम पे हथिया लिया था, अपने नाम पे कब्जा कर लिया था और उसके बाद उस पर अवैध तौर पर जो है निर्माण कराया था, जिसके निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार की तरफ से करी गई। जो उसपे मकान बने हुए थे उनका ध्वस्तीकरण वहां पर कराया गया। तो इसी को लेकर पूरा मामला था और हजरतगंज थाने में इसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद इसकी सुनवाई हाईकोर्ट लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच थी उसमें सुनवाई चल रही थी। उस लखनऊ बेंच ने भी इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसके बाद राहत के लिए उमर अंसारी का जो वकील है वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गए कि वो इस मामले में सुनवाई करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल अभी इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। प्रिया, मैं आपसे ये भी और जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आज मना कर दिया, फैसले से उनको राहत नहीं मिली है, हालांकि उमर की तलाश लगातार जारी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि ये फैसला आया, उस पर क्या कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई किसी पार्टी की तरफ से, और अंसारी के परिवार से कोई बयान आया है इस पूरे फैसले पर? देखिए, अभी इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया या कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है और कोर्ट में विचाराधीन मामला ही चल रहा है, तो इसलिए इसको लेकर अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरीके से प्रदेश सरकार की तरफ से जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, अपराधियों को जो भूमाफिया रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं इसके चलते कह सकते हैं साफ तौर पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से भी प्रबल रूप से, प्रमुख रूप से जो है वो पैरवी की जा रही है। उसी का नतीजा है कि उमर अंसारी को कहीं से भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। शुक्रिया प्रियम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। गाजियाबाद के डासना में पैट बाजार में महिला के साथ छेड़छाड़ के बाद दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। वेब सिटी पुलिस से कई बार इतला दी गई है कि बाजार में ऑटो और ई रिक्शा खड़े होने से विवाद होता है, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गाजियाबाद के वेब सिटी थाना इलाके के डासना में पैट बाजार में कपड़ा खरीदने आई महिला की तरफ से कपड़े को वापस करने पर महिला के साथ आए युवकों ने दुकानदार से बदतमीजी की। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जबरदस्त मारपीट हो गई और मारपीट इतनी बड़ी कि लाठी डंडे और लात घूंसे भी खूब चलने लगे। सरेराह हुए इस विवाद में जहां कई लोगों को चोटें आई, तो वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर देकर कार्रवाई की बात कर रही है। मौके की लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह डासना के पैट बाजार में किस तरह दो पक्ष आपस में जबरदस्त लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये डासना के पैट बाजार की हैं। दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला कपड़े बदलने के लिए आई थी और अपने साथ 18/5/2023 को कस्बा डासना के एक साप्ताहिक बाजार में एक महिला द्वारा खरीदे गए कपड़े को वापस करने के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट का वीडियो प्रकाश में आया है। उक्त वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस की ओर से अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित हैं। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से डासना के पैट बाजार की तस्वीरें हैं गाजियाबाद के, और दो पक्षों में जमकर लात घूंसे डंडे से एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और लगातार इस पर जांच की जा रही है। वीकली मार्केट लगातार महिला कपड़े बदलने आई थी और कपड़ा ना बदलने पर दुकानदार और जो महिला के साथ साथी थे उन लोगों में आपस में कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि लात घूंसे और लाठी डंडे चलने लगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इंडिया वॉइस पे आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से ये आपस में लोग भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी मामला इतना तूल पकड़ गया कि लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आए, लोगों को चोट भी आई है और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और इस खबर पर हमारे साथ नदीम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। नदीम, जिस प्रकार से देखा जाए ये वीडियो सामने आया है जिसमें महिला वीकली मार्केट में कपड़े एक्सचेंज करने के लिए आई थी और बता रहे हैं कि उसके जब कपड़े
बदलने के लिए आई थी, तो दुकानदार और जो उसके साथ साथी आए थे कुछ बात को लेकर आपस में विवाद हो गया और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि आपस में पुलिस को भी बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा है और एफआईआर दर्ज होगी। क्या कुछ अहम जानकारियां और निकल कर आ रही हैं नदीम? देखिए, इसमें अहम जानकारी की बात बताऊं तो इसमें लगभग 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरा मामला गाजियाबाद के दासना इलाके का है, जहां पर पैंट बाजार का दिन होता है। तो बृहस्पतिवार के दिन वो बाजार लगा हुआ था, उसमें महिला कपड़े ले गई थी। कपड़े ले जाने के बाद तुरंत वापस आई और वो बदलना चाह रही थी। उसी बात को लेकर वहाँ महिला के साथ अवैध व्यवहार करने लगे दुकानदार, जिसके बाद वहां पर परेशानी का सौदा बना और महिला के परिजन और दुकानदार जो लोग थे उन्होंने आपस में मारपीट शुरू कर दी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और लोगों के लिए टीम गठित की गई है। उन लोगों की भी गिरफ्तारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नदीम, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि महिला और दुकानदार के बीच में विवाद हुआ, इसके बाद ये घटना सामने आई है, मैं आपसे जानना चाहता हूं महिला का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? दुकानदार अपना पक्ष किस प्रकार से रख रहा है? देखिए, फिलहाल अगर वीडियो वायरल होने के बाद की बात बताऊं आपको तो दोनों ही पक्ष गायब हैं, जिनकी पुलिस दबिश दे रही है। हालांकि जब शुरुआती दौर की बात आई थी तब 50 लोगों के खिलाफ इसमें नामदर्ज और अन्य जो लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर की बात सामने आई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पुलिस बाइट आने के बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है और लोगों की जो गिरफ्तारी के प्रयास के लिए टीम बनाई गई है, उनको प्रयास किए जा रहे हैं गिरफ्तारी के। हालांकि बातचीत अभी किसी से भी हो नहीं पाई है। जी नदीम, इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इतने सारे लोग हैं, 2 पक्षों में लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। इसमें से किसी ने कोई बात रखी है जो प्रत्यक्ष इस पूरे मामले को देख रहा हो, जिसने पूरा मामले को देखा हो, कहा सुनी को देखा हो, तो कोई ऐसा इंसान जो इसमें से निकल कर आया हो, अपनी बात को रखा हो, बताया हो कि झगड़ा किस प्रकार से हुआ, क्या बात थी आपस में, किस प्रकार से मतलब ये सब बातें निकल कर आई? और पुलिस का कहना है कि लगातार वो जांच पड़ताल कर रही है और पूरे मामले पर संज्ञान ले रही है। क्या कुछ और अहम जानकारियां हैं? देखिए, अहम जानकारी की बात बताऊं तो आपको लगातार इसमें जो बाजार लगता है वो बाजार में जो लोग आते हैं वो बाहर के लोग होते हैं, उस जगह के लोग नहीं होते हैं, इलाके के लोग नहीं थे इसमें शामिल। बाहर के ही लोग जो बाजार लगाने वाले थे, जो बाजार में जो कपड़े लेने महिला आई थी वो भी बाहर की थी। दोनों का ही वहाँ जो वाद विवाद पर वहाँ जो कपड़े को बदलने को लेकर वहाँ लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद इसमें लाठी डंडे चलते दिख रहे हैं। उन तस्वीरों की पुलिस जांच कर रही है, उन तस्वीरों पे पुलिस की जो है निगाहें बनी हुई है, जिससे पता लग रहा है सूत्रों के हवाले से भी उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसमें अहम जानकारी जो है वो फिलहाल ये है कि 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, बाकी लोगों के लिए टीम गठित की गई है। दोनों ही पक्ष के लोग गायब हैं अपनी अपनी जगह से, जहाँ पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। नदीम, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ घटना कब की बताई जा रही है, क्योंकि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब यह संज्ञान में आया, प्रशासन सजग हुआ और कार्रवाई कर रहा है। ये वीडियो कब का है, कौन से मार्केट का है? देखिए, ये दासना पैंट बाजार का ये वीडियो है और उस वीडियो के जो संज्ञान लिया गया है तो वो संज्ञान आज लिया गया है, लेकिन ये वीडियो कल का है। बृहस्पतिवार का वहाँ बाजार लगता है, बाजार में ही वहाँ झगड़ा हुआ था, तब उसको वायरल नहीं हुआ था। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया और जब से ही इस पर कार्रवाई चल रही है। हालांकि अभी तक फिलहाल जो है 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया, बाकी लोगों की दबिश दी जा रही है और साथ में ऐसे जो वीडियो है उस पर अगर और वीडियो निकल के आते हैं तो उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, और जो बाजार लगवाते हैं उनके पक्ष से तब कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जिस प्रकार से तस्वीरों में देख रहे हैं कि भारी भीड़ है और एक दूसरे पर लात घूंसे मारे जा रहे हैं, डंडे मारे जा रहे हैं, क्या कुछ उन लोगों का कहना है जो दुकानदार और मार्केट में थे? देखिए, फिलहाल दुकानदारों से बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि दुकानदार बाजार लगाने आते हैं, क्योंकि वो बाजार ग्राउंड बाजार होता है, ताकि मार्केट का बाजार होता है। हालांकि वो ग्राउंड बाजार जो उसकी साप्ताहिक बाजार होता है, हर सप्ताह वो बाजार लगता है, जिसकी वजह से वहां पर जो दुकानदार थे, जो लोग वहां पर आने जाने वाले थे, जिनसे अहम सवाल हो सकते थे, पूछताछ हो सकती थी, उन लोगों का पता इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लोग बाजार से वापस अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही बाजार में ये वीडियो तभी पुलिस इसे संज्ञान लेती, तभी इस पर कार्रवाई होती, तो वो बाजार के लोग वहां मिलते। लेकिन वो पुलिस ने संज्ञान जो लिया है वो आज लिया है, तो इसीलिए 3 लोगों की फिलहाल इसमें गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों का अपडेट चल रहा है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नदीम आपका। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से ये लड़ाई हो रही है। आपको बता दें ये डासना के पैंट बाजार की है। बताया जा रहा है कि साप्ताहिक बाजार में एक महिला अपने कपड़े बदलने के लिए आई थी और दुकानदार से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। महिला अपने साथ कुछ लोगों को लाई थी और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि लात घूंसे और डंडे तक चले। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और काफ़ी इस
लड़ाई ने तूल पकड़ लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं गाजियाबाद के डासना के पैट बाजार का ये है, साप्ताहिक बाजार का वीडियो है और किस प्रकार से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का 5 शहर 5 खबर में। मंदसौर जिले के भैंसा पहाड़ मोहल्ले के रहने वाले दिव्यांग पति पत्नी मोइज की तरफ से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पड़ोसी परवीन बी की अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई थी। कहा गया कि दोनों पति पत्नी दिव्यांग हैं और पड़ोसी परवीन बी ने अतिक्रमण कर रखा है। इस बात को लेकर सीएम हेल्पलाइन शिकायत पर नगर पालिका इंजीनियर पीएम धुर्वे, कर्मचारी तुलसीराम समेत पुलिस महकमा जैसे ही अतिक्रमण हटाने पहुंचे तो अतिक्रमण कर्ताओं ने नगर पालिका कर्मचारी और तुलसीराम की आंखों में घर के अंदर से मिर्ची लाकर फेंक दी, जिससे तुलसीराम घायल हो गए। उसके बाद घर के अंदर से गैस की टंकी लाकर बाकी वारदात को अंजाम देने वाला था। नगर पालिका पर इस प्रकार हुए हमले को लेकर पुलिस में शासकीय कार्य में बाधा डालने के प्रयास के थाने में आवेदन दिया और शिकायत की। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवपाल, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि महिला ने घर के बाहर अंदर से लाकर मिर्ची डाल दी, पुलिस वालों के ऊपर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एमपी के मंदसौर में ये घटना बताई जा रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंदसौर के बेसा पहाड़ मोहल्ले में रहने वाली दिव्यांग पति पत्नी मोहिम ने अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई थी। अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई थी, जिसको लेकर मंदसौर नगर पालिका अधिकारी अमला अतिक्रमण हटाने के लिए उसके घर पहुंचा तो वहां पर एक महिला घर के अंदर गई, वहां से मिर्ची लेकर अतिक्रमण हटा रहे अधिकारी तुलसीराम के ऊपर फेंक दी, जिससे तुलसीराम घायल हो गए हैं और फिर गैस की टंकी लाके बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई और उसको चलते हुए 3 व्यक्तियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए उससे शिकायत दर्ज की गई। बिल्कुल, जिस महिला ने इस प्रकार से ये देखी मिर्ची डाली तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तो उस पर क्या कोई कार्रवाई हुई है? पुलिस ने हिरासत में लिया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन 3 व्यक्तियों द्वारा ये शासकीय कार्य में बाधा डालने पर 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और उसके ऊपर शासकीय कार्य में बाधा डालने पर जो भी मुकदमा दर्ज होता है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल, और पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? किस प्रकार से उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया? शिवपाल, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा शिवपाल से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जब अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन पहुंचा तो घर वालों ने प्रशासन के ऊपर ही लाल मिर्ची डालकर उनको घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि जिसने ये घटना को अंजाम दिया घर वालों ने, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लगातार पूछताछ की जा रही है। पहले मिर्ची निकाल के लाए, फिर गैस टंकी को निकाल कर लाए और कुछ बड़ी घटना करने वाले थे, लेकिन उससे पहले प्रशासन ने इनको अपने हाथों में कब्जे में कर लिया। लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से मंदसौर का ये वीडियो बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लेडीज पुलिस उस लड़की को समझाने में लगी है जो मिर्ची पुलिस वालों के ऊपर फेंक रही है, और इसमें 1 लोग घायल हो गए हैं, आंखों में मिर्ची चली गई, उनका उपचार चल रहा है। लगातार ये देखिए प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा था उसके ऊपर मिर्ची डालते हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास काम करने के लिए अब केवल 93 दिन बचे हैं और अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 1188 घोषणाएं अधूरी हैं, जिन्हें पूरा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। आपको बता दें 23 मार्च 2020 को चौथी बार सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री ने 3 साल में 2387 घोषणाएं की हैं। जब आप खुद कह रहे हैं कि 2000 घोषणाएं हुई हैं और उसमें 1198 पर कुछ असर ही नहीं हुआ है, तो साबित हो चुका है कि शिवराज सिंह जी आए झूठ की।
तो तमाम सवाल शिवराज सिंह चौहान पर विपक्ष उठा रहा है। उनका कहना है कि इतनी सारी उन्होंने योजनाएं थी और 93 दिन रह गए हैं, तो किस प्रकार से योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने 3 साल में 2300। और इस खबर पर हमारे साथ शैलेंद्र पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं भोपाल से। शैलेंद्र, जिस प्रकार से देखा जा रहा है विपक्ष लगातार शिवराज सिंह चौहान पर तमाम सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि 93 दिन बचे हैं, नवंबर में विधानसभा के चुनाव हैं और बहुत सारी योजनाएं अभी उनकी बस्ती में पड़ी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या कुछ कहना है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या कुछ अहम जानकारी है। जिस प्रकार से देखा जाए चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, 3 महीने बाद चुनाव है विधानसभा के और लगातार विपक्ष शिवराज सिंह चौहान को घेर रहा है। दूसरे बताना चाहूंगा, जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाओं को लेकर अभी तक 3 साल में जिस तरह से 50% योजनाओं पर आरंभ किया गया, बाकी की जो 1188 बाकी उन पर भी अमला जामा पहनाना बाकी रह गया और लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पर काम करते तो नजर आ रहे हैं और उन घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है। लगातार कैबिनेट की बैठक में कई मुख्य रूप से जो युवाओं की कमाई कौशल विकास योजना थी उस पर भी मोहर लग चुकी है और जिससे किसान कल्याण की जो योजना की उन पर भी काम किया जा रहा है और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना पर भी काम किया जा रहा है। तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण योजना है उनके ऊपर सीएम शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष की माने तो लगातार घोषणा वीर के नाम से एक आलोचना भी सामने आ रही है कि सीएम घोषणा तो कर देते हैं लेकिन उस पर आमली जामा पहनाना उनके लिए जी शरण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका। और फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।